हेलो बच्चों, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स एंड इन हिंदी में स्वागत है। तो आज हम आव्यूह की इस सीरीज में पढ़ने जा रहे हैं आव्यूह के प्रकार। तो आव्यूह के प्रकार काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको हम बारीकी से समझेंगे और सभी को बारी बारी से पढ़ते हैं। जैसा कि आप मेरे स्क्रीन पर देख रहे हैं कि सभी आव्यूह का आपको नाम दिख रहा है, जितने भी प्रकार हैं मुख्यतः लगभग यही आव्यूह के प्रकार होते हैं। सभी को बारीकी से समझेंगे, सभी का परिभाषा और उदाहरण के साथ समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में पहला पंक्ति आव्यूह, या इसको बोलते हैं पंक्ति मैट्रिक्स। तो देखिए, नाम से ही लग रहा है पंक्ति आव्यूह। इसका मतलब ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक पंक्ति हो। तो इसको लिख सकते हैं आप, या देखिए लिख सकते हैं एक पंक्ति वाले आव्यूह को पंक्ति आव्यूह कहते हैं। पंक्ति आव्यूह कहते हैं। इसको अंग्रेजी क्या बोलते हैं? रो मैट्रिक्स। या इसको दूसरे भाषा में आप लिख सकते हैं इस तरह से, अर्थात कैपिटल ए बराबर ए आई जे। प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं आई और जे क्या होता है, जिसका ऑर्डर कितना है m इंटू एन। एक पंक्ति वाले आव्यूह कहलाते हैं यदि, या एक पंक्ति मैट्रिक्स हैं या आव्यूह हैं यदि, बोलिए यहाँ पे ऑर्डर आर इंटू सी के फॉर्म में लिखते हैं। आर क्या है? नंबर ऑफ रो यानी पंक्तियों की संख्या, और सी क्या है? स्तंभों की संख्या। यहाँ पे बात करें इसका ऑर्डर कितना दिया है? m इंटू एन। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है परिभाषा में? एक पंक्ति वाले आव्यूह को पंक्ति आव्यूह कहते हैं। इसका मतलब m का मान हमेशा कितना होना चाहिए? 1। तो m बराबर 1। n का मान कुछ भी हो सकता है, बट m का मान 1 होना चाहिए। तो ये हो गया आपको पंक्ति आव्यूह। यदि हम एग्जाम्पल्स की माध्यम से बात करें तो देखिए समझते हैं इसको। पहला एग्जाम्पल, ये क्या है? एक पंक्ति आव्यूह है, क्योंकि इसका ऑर्डर कितना है? देखिए ऑर्डर लिखना है तो आर इंटू सी। तो आर क्या है? पंक्तियों की संख्या। कितना पंक्ति है? एक पंक्ति है। और स्तंभ कितना है? तो 1 2। इसका ऑर्डर कितना? 1 इंटू 2। तो इसमें पंक्तियों की संख्या कितना है? 1। तो ये क्या हो गया? पंक्ति आव्यूह, ठीक है, या पंक्ति मैट्रिक्स। देखिए दूसरा एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। बस आपको पंक्तियों की संख्या 1 रखना है। बोलिए इसका ऑर्डर कितना होगा? आर इंटू सी, यानी नंबर ऑफ रो, कितना रो है? 1। और पंक्ति कितना है? पहला पंक्ति, सॉरी स्तंभ, पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा और चौथा, यानी इसका ऑर्डर कितना होगा? 1 गुना 4। तो इसको क्या बोलेंगे? इस टाइप के आव्यूह को पंक्ति आव्यूह। बढ़ते हैं अगले टाइप की ओर। जो दूसरा टाइप है वो है स्तंभ आव्यूह। आपको नाम से ही लग रहा है, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स। तो बोलिए स्तंभ आव्यूह मतलब एक स्तंभ वाले आव्यूह को, एक स्तंभ वाले आव्यूह को स्तंभ आव्यूह कहते हैं। स्तंभ आव्यूह कहते हैं या मैट्रिक्स, एक ही बात, स्तंभ मैट्रिक्स कहते हैं। अब देखिए बस कितना स्तंभ होना चाहिए? 1 होना चाहिए। पंक्तियों की संख्या कितनी भी हो, बट स्तंभों की संख्या 1 हो तो उसको बोलेंगे क्या? स्तंभ आव्यूह। देखिए अर्थात इसको दूसरे फॉर्म में लिख सकते हैं। कैपिटल ए बराबर ए आई जे। ए आई जे क्या है? अवयव। इसका ऑर्डर कितना दे रखा? मान लीजिए m इंटू एन दे रखा है। तो एक स्तंभ आव्यूह है यदि, एक स्तंभ आव्यूह
आव्यूह है यदि, कब यह स्तंभ आव्यूह होगा, जब स्तंभों की संख्या कितना होगा, एक। तो यहाँ पे स्तंभ क्या है, स्तंभों की संख्या n है, तो n बराबर कितना होना चाहिए, एक। देखिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। देखिए पहला एग्जाम्पल कि स्तंभों की संख्या कितना होना चाहिए, एक, और पंक्तियों की संख्या कितनी भी हो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखिए इसमें स्तंभ कितना है, एक, पंक्ति कितना है, दो। तो ऑर्डर यदि लिखना हो तो पहले रो लिखते हैं, नंबर ऑफ रो यानी पंक्तियों की संख्या गुना स्तंभों की संख्या। तो कितना पंक्ति है, एक, दो, और स्तंभ कितना है, एक स्तंभ है। तो ये हो गया आपको क्या, स्तंभ आव्यूह। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए यहाँ पे इस टाइप से भी हो सकते हैं, समान रूप में बात करें, जैसे मान लीजिए A11, A21, A23। तो ये क्या है, बोलिए इसका ऑर्डर कितना होगा, पंक्तियों की संख्या कितना है इसमें, तीन, सॉरी यहाँ पे होगा 31, A23 की जगह कितना होगा, A31, तो A31। और आपको बता चुके हैं कि अंतिम अवयव का ही जो होता है ये यही तो ऑर्डर होता है, 3 गुना 1, वैसे भी पता है। देखिए कितना पंक्ति है, तीन, एक, दो, तीन, स्तंभ कितने हैं, एक, 3 गुना 1, तो इसको क्या बोलेंगे, इसमें स्तंभों से कितना है, एक है, तो इसको क्या बोलेंगे, स्तंभ आव्यूह। अगले प्रकार है, देखो अब तीसरा प्रकार क्या है, वर्ग आव्यूह। तो वर्ग आव्यूह किसे कहेंगे, देखिए इसको लिखेंगे, जिस मैट्रिक्स में या जिस आव्यूह में पंक्तियों एवं स्तंभों की संख्या बराबर हो, पंक्तियों एवं स्तंभों की संख्या समान हो, स्तंभों की संख्या समान हो, कोमा वर्ग आव्यूह कहलाता है। इसी को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, स्क्वायर, वर्ग आव्यूह कहलाता है। इसका मतलब यदि हम दूसरे रूप में लिखें इस टाइप में, अर्थात कैपिटल ए बराबर AIJ, ऑर्डर कितना, मान सामान्य ऑर्डर m इंटू n, तो यह वर्ग आव्यूह होगा, कोमा एक वर्ग आव्यूह है यदि, आव्यूह है यदि, कब होगा, जब नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम बराबर होगा। इसका मतलब पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या बराबर होगा, तो यह क्या कहलाएगा, वर्ग आव्यूह। तो यह तब वर्ग आव्यूह होगा जब m बराबर n होगा। तो ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यदि इसका एग्जाम्पल हमको समझना हो तो क्या एग्जाम्पल क्या होगा, देखिए क्या है वर्ग आव्यूह की परिभाषा, कि नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम बराबर होना चाहिए। तो देखिए ये पहला एग्जाम्पल, यदि मान लीजिए सामान्य मैट्रिक्स A11, A12, A21, A22, तो बोलिए इसका ऑर्डर कितना होगा, 2 इंटू 2, अंतिम अवयव वाला। और वैसे नहीं तो आपको पता है कितने रो हैं, पहले रो लिखते हैं, नंबर ऑफ रो, पहला रो दूसरा रो, पहला कॉलम दूसरा कॉलम, तो 2 गुना 2 इसका क्या हो जाएगा, ऑर्डर, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या, स्तंभों की संख्या और पंक्तियों की संख्या क्या है, बराबर है, तो यह क्या हो गया, वर्ग आव्यूह। एक और एग्जांपल लेते हैं। देखिए एक सिंगल एक, ये क्या है, इसका ऑर्डर कितना है, 1 इंटू 1, 1 गुना 1, तो ये क्या हो गया, वर्ग आव्यूह। यदि 3/3 का आव्यूह लें, कुछ इस टाइप से एक सामान्य आव्यूह की बात करें, तो इस टाइप से हो सकता है A11, A12, A13, ये सब बातें हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। यदि किसी बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है तो प्रीवियस लेक्चर देखें, आसानी से ये सब चीज़ समझ में आएगा, प्लेलिस्ट में दिया हुआ है। A21, A22, A23, A31, A32, A
3 3। तो ये बोलिए इसका ऑर्डर कितना है, 3 गुना 3। अंतिम अवयव का जो ये होगा यही तो ऑर्डर, 3 गुना 3, इसी को लिख देना यही। नहीं तो आप ऐसे भी काउंट कर सकते हैं। ये क्या है, पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो। तो यहाँ कितना होगा, पहले रो लिखते हैं, 3 गुना कितना स्तंभ है, 1 2 3। तो ऑर्डर कितना होगा, 3 गुना 3। तो दोनों की संख्या क्या है, बराबर है, यानी नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम बराबर है। पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या बराबर है। इसका मतलब ये क्या हुआ, कैसा अवयव है, यदि ये वर्गावयव है। तो देखिए आयताकार अवयव क्या होगा, जिस अवयव में पंक्तियों और स्तंभों की संख्या समान न हो, इसका मतलब नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम बराबर नहीं हो, तो उसको बोलेंगे आयताकार अवयव। तो आप समझ गए होंगे कि आयताकार अवयव भी लिख सकते हैं उसके बारे में। तो उसमें क्या होगा, अर्थात ए इज इक्वल टू ए आई जे ऑर्डर एम इंटू एन इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, एक वर्ग अवयव है इफ यदि m बराबर नहीं n, मतलब क्या, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम बराबर नहीं होगा, तो उसको बोलेंगे आयताकार अवयव। देखिए जब वर्ग अवयव पढ़ लेते हैं और पता होगा, जब अगला चैप्टर अपने लोग पढ़ेंगे सारणिक, तो सारणिक क्या है, एक वर्गाकार व्यवस्था है। तो वर्ग अवयव काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप अच्छे से समझ लेंगे, ठीक है। तो देखिए अब इसमें आता है कि m बराबर नहीं n हो तो उसको बोलते हैं आयताकार, और जब m बराबर n हो गया उसको बोलेंगे क्या, वर्गाकार व्यवस्था, मीन्स वर्ग अवयव। तो देखिए यदि बात करें हम अगले कंसेप्ट की, तो वो होगा, तो देखिए यहाँ पे बात करें तो देखिए यहाँ पे इसको आप नोट में लिख लीजिए कि आयताकार अवयव किसे कहते हैं। एक दो पॉइंट और इसमें मुख्य इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ से आप नोट कर लेंगे। नोट का पहला पॉइंट, यदि ए बराबर ए आई जे, ऑर्डर कितना होगा m इंटू एन, तो यह क्या हो, कोमा एक आयताकार अवयव है, आयताकार अवयव है यदि, कब कहलाएगा आयताकार, जब m और n क्या होगा, बराबर नहीं होगा, तो इसको बोलते हैं आयताकार अवयव। अब देखिए नंबर 2, वर्ग मैट्रिक्स ए, वर्ग मैट्रिक्स या अवयव, वर्ग मैट्रिक्स ए जिसके लिए आई बराबर जे, आई बराबर जे, अर्थात आई बराबर जे का मतलब क्या हुआ कि नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम बराबर। इसका मतलब क्या हुआ, इसको जब बोलते हैं आई बराबर जे वाले अवयव को बोलते हैं मुख्य विकर्ण के अवयव, मुख्य विकर्ण के अवयव। तो देखिए अर्थात इसका मतलब क्या हुआ कि यदि अवयव ए के लिए बात करें तो कौन सा अवयव हुआ आई बराबर जे के लिए, तो जैसे मान लीजिए इस तरह से हो सकता है a11, आई और जे का मान क्या होना चाहिए, बराबर, a11 कोमा a22 कोमा a33 अप टू कहाँ तक। अब बोलिए वर्ग मैट्रिक्स कैसा हो जिसमें m और n क्या होता है, बराबर होता है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, अप टू कहाँ तक, a तक, ऑर्डर क्योंकि सेम होता है वर्ग मैट्रिक्स में, तो ये कहलाता है क्या, मुख्य विकर्ण के अवयव। ये क्या है, विकर्ण के अवयव कहलाते हैं, मुख्य विकर्ण अवयव के अवयव, विकर्ण के अवयव कहलाते हैं। तो ये सब जो एलिमेंट है a11 a22 a33 a44, ये सब क्या मुख्य विकर्ण के अवयव हैं, कहलाते हैं। तथा विकर्ण अवयवों को मिलाने वाली रेखा, मिलाने वाली
रेखा क्या कहलाता है? ये कहलाता है मिलाने वाली रेखा। मैट्रिक्स यानी आव्यूह ए का मुख्य विकर्ण कहलाती है। मुख्य विकर्ण, मेन डायगोनल, ठीक है, मुख्य विकर्ण कहलाती है। अब देखिए ये बात यदि हम समझाना चाहें तो इस तरह से देखिए, आप समझ सकते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए ये ए कोई 3x3 का मैट्रिक्स है, तो सामान्य मैट्रिक्स की बात करें तो अब क्या होगा? A11, A12, A13, A21, A22, A23। ये छोटा हो जाएगा, रुकिए। जैसे मैं इसके अब क्या होगा? A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। इसका ऑर्डर कितना होगा? बोलिए अंतिम अवयव, यही तो ऑर्डर है, 3 गुना 3। अब देखिए ये क्या हो गया आपको? वर्ग आव्यूह। मुख्य विकर्ण किस में होते हैं? वर्ग आव्यूह में, हमेशा ध्यान रखिएगा। तो इसमें जो होगा I बराबर J का मतलब क्या हुआ? देखिए पहला अंक और दूसरा अंक समान, यानी कॉलम और स्तंभ सेम हो, इसका मतलब A11, A22, A33, ये कहलाता है क्या? ये कहलाता है आपको मुख्य विकर्ण, ठीक है। ये आपका हो गया मुख्य विकर्ण, और मुख्य विकर्ण के अंदर जो अवयव आएगा वही कहलाते हैं मुख्य विकर्ण के अवयव। इसको क्या बोलते हैं? मुख्य विकर्ण, मेन डायगोनल, मुख्य विकर्ण। और इसके अंदर जो अवयव हैं ये कहलाते हैं मुख्य विकर्ण के अवयव। अब इसी में एक बात और समझना है कि किसी भी वर्ग आव्यूह का हम ट्रेस निकाल सकते हैं। तो ट्रेस क्या होता है? ट्रेस होता है मुख्य विकर्ण के अवयवों का योगफल, ठीक है। तो अगला पॉइंट पढ़ने वाले हैं मैट्रिक्स का ट्रेस। अब देखिए यहाँ पे अब पढ़ेंगे हम मैट्रिक्स का ट्रेस कैसे निकालते हैं। तो ट्रेस किसका निकाल सकते हैं? वर्ग आव्यूह का। तो यहाँ पे अब देखिए क्या पढ़ना है आप लोगों को? मैट्रिक्स का ट्रेस। तो ट्रेस किसका निकाल पाएंगे? वर्ग आव्यूह का, ठीक है। मैट्रिक्स का ट्रेस तो आपको हम बता चुके हैं कि देखिए मैट्रिक्स का जो ट्रेस होता है वो मुख्य विकर्ण के अवयवों का योग के बराबर होता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप कि मैट्रिक्स ए के विकर्ण का, ए के मुख्य विकर्ण के अवयवों का योग, मुख्य विकर्ण के अवयवों का योग, अवयवों का योग मैट्रिक्स का ट्रेस कहलाता है। तो आपको सिंपल सी बात है, यदि किसी भी मैट्रिक्स का ट्रेस निकालना है तो मुख्य विकर्ण के सभी अवयवों को क्या करना है? जोड़ देना है, मैट्रिक्स का ट्रेस कहलाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे पुनः एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई 3x3 का वर्ग आव्यूह है। तो A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ऑर्डर कितना है? 3 गुना 3, अंतिम अवयव वाला। ये जो है यही अब आपका ऑर्डर होगा। वैसे नंबर ऑफ रो कितना है? 3 है, 1 2 3। नंबर ऑफ कॉलम 1 2 3।
तो इस तरह से ऑर्डर लिख सकते हैं आप आसानी से। तो देखिए मुख्य विकर्ण का अवयव क्या कहलाता है, ये वाला जहाँ पे i बराबर j है, तो ये सब अवयव i बराबर j यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी, तो ये सब क्या हो गया, मुख्य विकर्ण के अवयव। ठीक है, तो मैट्रिक्स यदि ट्रेस निकालना है तो ट्रेस क्या होगा, यहाँ पे ट्रेस टी लिखते हैं, और जो भी मैट्रिक्स है यहाँ ए है तो इसलिए ए लिख रहे हैं, कहीं मैट्रिक्स बी आएगा सी आएगा तो वहाँ पे टी बी, ट्रेस ऑफ बी पढ़ते हैं इसको। तो ट्रेस ऑफ ए क्या होगा, यहाँ पे तीनों एलिमेंट का योग हो जाएगा, A11 प्लस A22 प्लस A33। तो देखिए ये आपका क्या हो गया, ट्रेस। तो आप समझ गए होंगे ट्रेस कैसे निकालते हैं। जैसे मान लीजिए इस तरह से भी लिख सकते हैं किसी m इंटू एन ऑर्डर के लिए, या वर्ग अवयव क्या होगा, अंतिम अवयव ANN होगा या MM होगा। तो इस तरह से भी आप लिख सकते हैं किसी भी सामान्य मैट्रिक्स A के लिए जिसका ऑर्डर कितना हो। अब देखिए यहाँ पे n का मान 1 से स्टार्ट होकर के n क्या, यहाँ पे देखिए n से बढ़िया होगा आप यहाँ पे i लिख लीजिए, और इस केस में क्या होगा, i और j का मान तो बराबर ही होगा, तो i बराबर 1 अप टू कहाँ तक, स्क्वायर मैट्रिक्स है तो n गुना n का सामान्य मैट्रिक्स होता है। अब देखिए तो यहाँ पे इसको क्या पढ़ते हैं, योग, समेशन। तो इसको इस तरह से समेशन के अंदर भी लिख सकते हैं, एक सामान्य मैट्रिक्स m इंटू एन ऑर्डर के लिए A11 प्लस A22 प्लस A33 अप टू कहाँ तक होगा। अब देखिए ऑर्डर कितना है, n इंटू एन है, तो अंतिम अवयव क्या होगा, i का अंतिम मान कितना है n, तो ANN। आप चाहे तो i के बदला j भी लिख सकते हैं, क्योंकि मुख्य विकर्ण के अवयव में i और j का मान क्या होता है, समान होता है। तो आप इस तरह से किसी भी वर्ग अवयव, किसी भी वर्ग मैट्रिक्स का क्या ट्रेस निकाल सकते हैं। ट्रेस को TR से डिनोट करते हैं, जो भी मैट्रिक्स उसको लिखेंगे ट्रेस ऑफ A। तो ये हो गया आपको मैट्रिक्स का ट्रेस। बढ़ते हैं अगले टाइप की ओर। अगला टाइप है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की सीरीज में एकल अवयव। नाम से ही लग रहा है एकल, एकल मतलब क्या, ऐसा अवयव जिसमें केवल एक अवयव हो। तो एक अवयव वाले इसमें लिख सकते हैं, एक अवयव वाले अवयव एकल अवयव कहलाता है, अवयव कहलाता है। इसका मतलब क्या हुआ, अर्थात यदि आपको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है A बराबर AIJ, सामान्य ऑर्डर कितना m इंटू एन, एक एकल अवयव है, एकल अवयव है यदि m और n का मान कितना होना चाहिए, एक होना चाहिए। इसका मतलब ऑर्डर कितना होगा, एक गुना एक, m बराबर n बराबर कितना, एक। देखिए यदि इसका एग्जाम्पल हम ले, उदाहरण, तो देखिए पहला एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लीजिए A कोई मैट्रिक्स है, ये दिया हुआ है इस तरह से, इसका ऑर्डर कितना है, 1 गुना 1। तो ये क्या हुआ, एकल अवयव, एक ही अवयव है, इसके अंदर अवयवों की संख्या कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम को गुना करते हैं, वही तो अवयवों की संख्या होता है, प्रीवियस लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं। अब देखिए तो ये हो गया आपको एकल अवयव, जिसमें ऐसा अवयव जिसमें क्या होना चाहिए, एक अवयव हो। तो ये भी क्वेश्चन यहाँ से अराइज होता है कि सभी एकल अवयव, सभी एकल अवयव वर्ग अवयव होते हैं, क्या ये सत्य है, तो ये सत्य है। वर्ग अवयव में क्या होता है, m बराबर n होता है। यहाँ कितना है, एक गुना एक, एकल अवयव का ऑर्डर कितना होगा, एक गुना एक होगा। तो ये क्या है, वर्ग अवयव भी है। तो देखिए अगला पढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में पांचवा टाइप, शून्य अवयव। नाम में से ही लग रहा है ऐसा अवयव जिसके सभी अवयव क्या हो, जीरो हो, तो इसको बोलेंगे शून्य अवयव। तो इसको आप लिख सकते हैं, एक मैट्रिक्स या एक अवयव, एक अवयव जिसका
प्रत्येक अवयव शून्य हो कोमा क्या कहलाता है, शून्य अवयव कहलाता है, या कोमा उसे शून्य अवयव कहते हैं, कोमा शून्य अवयव कहलाता है। अब देखिए ये शून्य अवयव, अच्छा इसको लिखते कैसे हैं, प्रदर्शित किससे करते हैं, तो याद रखिएगा कि शून्य अवयव को देख रहे हैं ओ इस टाइप से, तो इधर से दाएं और बाएं से क्या होता है, मोटा होता है, और ऊपर नीचे थोड़ा पतला रखना, ठीक है, इस तरह से। तो इधर से आपको मोटा रखना है, दाएं और बाएं से, ठीक है। तो ये क्या होंगे, ओ टाइप का, ठीक है। शून्य अवयव को ओ इस टाइप से द्वारा प्रदर्शित करते हैं, या सूचित किया जाता है, द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो इसका दूसरा परिभाषा भाई आप लिख सकते हैं इस टाइप से, अर्थात ए बराबर ए आई जे ऑर्डर कितना एम इंटू एन एक शून्य मैट्रिक्स है, यदि शून्य मैट्रिक्स या अवयव एक ही बात है, शून्य अवयव है यदि ए आई जे बराबर 0 कोमा ये सब के जितना भी अवयव उसके अंदर है उस अवयव के अंदर, तो यहां लिख देंगे कोमा सभी आई एंड जे के लिए, एंड मतलब और जे के लिए, या इसको ऐसे बोल सकते हैं अंग्रेजी फॉर इच एंड एवरी वैल्यू ऑफ आई एंड जे। तो देखिए यदि एग्जांपल लेना हो तो इस टाइप से आप ले सकते हैं, ऑर्डर कितना भी हो उससे फर्क, बट सभी अवयव कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तो शून्य अवयव, ठीक है। तो शून्य अवयव को हम देखिए पहला एग्जांपल की बात करें, ये क्या हो गया, जैसे मान लीजिए ये कोई मैट्रिक्स दिया इस टाइप से, ये क्या है, शून्य अवयव है, क्योंकि सभी अवयव क्या है 0, कितना ऑर्डर का है 2 इंटू 2 ऑर्डर का, तो ये हो गया आपको शून्य अवयव, 3/3 ऑर्डर का भी हो सकता है, 2/3 का भी हो सकता है, तो ये आपको क्या हो गया शून्य अवयव। अगले टाइप की ओर बढ़ते हैं, अभी तक कुल 5 टाइप पढ़ चुके हैं शून्य अवयव, यहाँ पे पढ़ लिए हैं, अगले टाइप की ओर बढ़ते हैं, शून्य अवयव को बोलते हैं जीरो मैट्रिक्स। अब देखिए विकर्ण अवयव, इसको बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझिए, ये भी क्या है अवयव का एक प्रकार है। तो विकर्ण अवयव सबसे पहले जब हम पढ़ रहे थे मुख्य विकर्ण के अवयव के बारे में, तो क्या कैसा अवयव था, वर्ग अवयव। तो याद रखिएगा विकर्ण अवयव होने के लिए सर्वप्रथम क्या है, ये एक तरह से टाइप ही है वर्ग अवयव का। तो इसको यदि आप लिखना चाहिए परिभाषा तो लिख सकते हैं, यदि किसी वर्ग मैट्रिक्स के या वर्ग अवयव के मुख्य विकर्ण के अवयवों के अतिरिक्त वर्ग अवयव, याद रखिएगा कैसा होना चाहिए, पहले तो वर्ग अवयव होना चाहिए, तो यदि किसी वर्ग अवयव के मुख्य विकर्ण के अवयवों के अतिरिक्त सभी अवयव शून्य हो तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे विकर्ण अवयव अंग्रेजी में डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं, विकर्ण अवयव कहते हैं, ठीक है। अब देखिए दूसरे टाइप से यदि आपको लिखना है तो इस तरह से आप लिख सकते हैं कि ए बराबर ए आई जे ऑर्डर कितना है m इंटू एन, ठीक है।
तो m इंटू एन यहाँ पे क्या होगा, m और n बराबर है क्योंकि वर्ग आव्यूह के लिए है। तो सिंपल यहाँ पे ऑर्डर हम लिख रहे हैं, एक विकर्ण आव्यूह है यदि, विकर्ण आव्यूह है यदि ए आई जे बराबर 0, कोमा कब 0 होना चाहिए, जब आई और जे बराबर नहीं हो। इसका मतलब ये कहने का मतलब हुआ कि मुख्य विकर्ण के अलावा सभी अवयव में क्या होता है, आई बराबर नहीं जे होता है। तो ये ऐसा होना चाहिए। यदि आप देखिए, यदि एग्जाम्पल से समझना चाहें तो यहाँ पे आप इस तरह से समझ सकते हैं। देखिए, तो एक विकर्ण आप जो है इस टाइप से आप देखिए, समझना हो। ये पहला एग्जाम्पल ले रहे हैं। देखिए, जैसे ऐसा हो सकता है कि इसमें क्या एक विकर्ण आव्यूह है यदि ए आई जे बराबर 0। तो विकर्ण आव्यूह इसका मतलब वर्ग आव्यूह होना चाहिए सर्वप्रथम। तो इसका ऑर्डर मान लेते हैं, यहाँ पे हम 3/3 का एक मैट्रिक्स ले रहे हैं। तो इसमें क्या कह रहा है, यदि ए आई जे बराबर 0, जब ये कब 0 है, जब आई बराबर नहीं जे हो। तो इसका मतलब इस तरह से हो सकता है, एक समान मैट्रिक्स की बात करें, A11 A12, तो A12 क्या होगा, 0 0, A22 0, A 0 0, A33। तो देखिए क्या, ये अवयव का नाम क्या होगा, A12। तो 1 और 2 बराबर है क्या, नहीं है। तो मुख्य विकर्ण के अलावा यदि सभी अवयव 0 हो जाए तो उसको बोलेंगे क्या, विकर्ण आव्यूह। तो इसमें क्वेश्चन ये भी उत्पन्न होता है कि क्या मुख्य विकर्ण के कोई भी अवयव 0 हो सकते हैं। तो इसका आंसर है नहीं। सबसे नोट में भी लिखेंगे हम अपने लोग पॉइंट को कि मुख्य विकर्ण के सभी अवयव क्या होना चाहिए, नॉन जीरो, जीरो के बराबर कोई भी अवयव नहीं होना चाहिए। तो ये अब क्या हो गया, विकर्ण आव्यूह। तो देखिए यहाँ पे विकर्ण आव्यूह के लिए पॉइंट आप लिख लीजिए नोट में, नोट विकर्ण आव्यूह से रिलेटेड कुछ पॉइंट है यहाँ पे। देखिए, पहला पॉइंट, विकर्ण मैट्रिक्स के, विकर्ण मैट्रिक्स या विकर्ण आव्यूह, विकर्ण मैट्रिक्स के मुख्य विकर्ण, मुख्य विकर्ण का कोई अवयव शून्य नहीं होता है, कोई अवयव शून्य नहीं होता है। याद रखिएगा इस पॉइंट को, ठीक है। वैसे हम जब आव्यूह के प्रकार के बाद अगले लेक्चर में मिलेंगे तो उसमें इस आव्यूह के प्रकार पर आधारित एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, जहाँ पे आपको ये सब कंसेप्ट क्लियर होगा। तो आप इतना याद रखिए कि विकर्ण मैट्रिक्स के मुख्य विकर्ण का कोई अवयव शून्य नहीं होता है। अब अगला पॉइंट इसी में देखिए, दूसरा पॉइंट क्या है कि ये भी क्वेश्चन आ सकता है जेमिन्स लेवल पे या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। देखिए, अब बात है कि शून्यों की संख्या होगा कितना अधिकतम, तो इसका भी एक फॉर्मूला है, आप लिख लीजिएगा। विकर्ण मैट्रिक्स या विकर्ण आव्यूह, विकर्ण आव्यूह में शून्य की संख्या, शून्य की संख्या, शून्य की संख्या n² - n होगी या होती है, होगी, जहां n क्या है, मैट्रिक्स की कोटि है, जहां n मैट्रिक्स का क्या है, ऑर्डर है, यानी मैट्रिक्स की कोटि है, मैट्रिक्स की कोटि है। जैसे मान लीजिए आपको ये समझना हो तो इस तरह से आप समझ सकते हैं एग्जाम्पल। जैसे मान लीजिए ये कोई 3/3 का
अब देखिए ये क्या है, सबसे पहले विकर्ण आव्यूह है, तो इसमें शून्यों की संख्या कितना होगा, तो बिना यदि हमको ऑर्डर पता हो तो शून्यों की संख्या निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए यहाँ पे n कितना है, n क्या है, मैट्रिक्स की कोटि, तो यहाँ कितना है 3 गुना 3, तो n का मान कितना है 3। यदि यहाँ पे शून्यों की संख्या आपको निकालना हो, शून्यों की संख्या बराबर n² माइनस n, फॉर्मूला होता है याद रखिएगा। n क्या है कोटि, यहाँ n का मान कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर माइनस 3, तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3 बराबर कितना होगा 6। देखिए क्या आपको यहाँ दिख रहा है कि 6 जीरो है, 1 2 3 4 5 6। तो इस तरह से आसानी से हम यदि ऑर्डर दिया हो तो शून्यों की संख्या निकाल सकते हैं विकर्ण आव्यूह में। बढ़ते हैं अगले टाइप की ओर। अगला टाइप है जो कि मैट्रिक्स का 7वां टाइप है, इसको बोलते हैं अदिश आव्यूह। तो देखिए अदिश आव्यूह भी क्या है, एक तरह का विकर्ण आव्यूह है। तो इसका परिभाषा आप चाहे तो लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, यदि कोई विकर्ण आव्यूह, कोई विकर्ण आव्यूह, यदि कोई विकर्ण आव्यूह, तो सर्वप्रथम याद रखिएगा अदिश आव्यूह होने के लिए विकर्ण आव्यूह होना चाहिए। और विकर्ण आव्यूह कब होता है, जब आव्यूह क्या होता है, वर्ग आव्यूह। तो हमेशा याद रखिएगा अदिश आव्यूह वर्गाकार होता है। तो यदि कोई विकर्ण आव्यूह में विकर्ण के, मुख्य विकर्ण की ही बात कर रहे हैं, विकर्ण के सभी अवयव समान हो तो उसे अदिश आव्यूह कहते हैं। इसको अंग्रेजी बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स, अदिश आव्यूह कहते हैं। यदि दूसरे टाइप में यदि आप इसको लिखना चाहे तो इस तरह से लिख सकते हैं, अर्थात ए बराबर ए आई जे ऑर्डर कितना m इंटू एन, बट यहाँ पे कैसा वर्ग है इसलिए ऑर्डर यहाँ नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। एक अदिश, आप चाहे तो यहाँ ऑर्डर लिख सकते हैं n गुना n, चाहे m गुना n, एक अदिश मैट्रिक्स है या आव्यूह एक ही बात है, मैट्रिक्स है यदि ए आई जे बराबर, एक तो पहले क्या होना चाहिए, विकर्ण होना चाहिए। तो विकर्ण होने के लिए क्या है कंडीशन, आई बराबर नहीं जे, सभी अवयव क्या होना चाहिए 0। ये हो गया आपको कैसा, विकर्ण के लिए। अब कंडीशन क्या है अदिश अवयव में, कि विकर्ण के सभी अवयव समान हो। इसका मतलब जब आई बराबर जे होगा, मतलब यदि बात करें इस टाइप से A11 A22 A33 A44 अप टू ANN तक, तो इस केस में इसका मान क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, कोई कांस्टेंट होना चाहिए। जिसे मान लीजिए यहाँ पे हम मान रहे हैं k। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अदिश आव्यूह होने के लिए विकर्ण होना चाहिए, विकर्ण आव्यूह। और विकर्ण आव्यूह में क्या होता है, ए कोई मैट्रिक्स विकर्ण मैट्रिक्स कहलाता है यदि A11 A22 A33 के अलावे अदर एलिमेंट क्या होना चाहिए 0, ये कंडीशन लिखा हुआ है। तो यहाँ पे ए आई जे कॉन्स्टेंट होना चाहिए कब, जब आई और जे बराबर हो। मतलब कौन सा अवयव की बात कर रहा है, वो बात कर रहा है A11 A22 A33। जैसे मान लीजिए मैट्रिक्स 1 by 1 का है, तो A11 कोई कांस्टेंट है वो तो ठीक है। अब मान लीजिए 2 by 2 का है, तो उसको अदिश आव्यूह कब कहेंगे, जब अवयव A11 और A22 बराबर कोई कांस्टेंट हो। इसका मतलब 1 1 भी हो सकता, कुछ भी हो, उसको बोलेंगे अदिश आव्यूह। तो देखिए यदि इसका एग्जांपल से समझे, तो देखिए यहाँ पे लिख लीजिएगा, जहां के क्या है, अचर है, कांस्टेंट, जहां के अचर है। देखिए
यदि एग्जाम्पल समझना हो तो देखिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये 2/2 का है, तो इस टाइप से सबसे पहले तो वर्ग आव्यूह, तो अब यहाँ कितना होगा 2, तो इसका ऑर्डर कितना है 2/2। अब देखिए क्या कंडीशन, i बराबर नहीं j, इसका मतलब ये कौन सा अवयव है a1 2, तो 1 और 2 यानी i और j बराबर है क्या, नहीं है, तो वहाँ 0 है ना। अब यहाँ देखिए इसको क्या बोलते हैं a21, दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ वाला अवयव, तो 2 और 1 i और j बराबर है क्या, नहीं, तो वो क्या होना चाहिए 0। अब देखिए यहाँ a22, तो यहाँ i बराबर j है, तो यहाँ पे क्या है कांस्टेंट, तो सेम है ना, इसको बोलेंगे अदिश अवयव। एक और एग्जांपल लेते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि मुख्य विकर्ण के अवयव क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, तो उसको बोलेंगे, और कैसा होना चाहिए अवयव, विकर्ण अवयव, उसको बोलेंगे अदिश अवयव। जैसे मान लीजिए ये हो सकता है 0 0 3, तो ये क्या हो गया, ये भी क्या है विकर्ण अवयव। विकर्ण अवयव तो है ही, बट ये क्या है अदिश अवयव है, क्योंकि मुख्य विकर्ण के सभी अवयव क्या है समान है, तो ये क्या हो गया आपको अदिश अवयव। बढ़ते हैं अगले टाइप की ओर, इसको बोलते हैं अंग्रेजी में स्केलर मैट्रिक्स अदिश अवयव। 8वां टाइप इकाई अवयव, इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझिए। इकाई अवयव भी क्या है, ये है अदिश अवयव। तो इकाई अवयव होने के लिए अदिश होना चाहिए, और अदिश होना चाहिए ही, बट क्या प्रत्येक एलिमेंट कितना होना चाहिए, एक होना चाहिए। तो इसको आप लिख सकते हैं परिभाषा में, यदि किसी विकर्ण मैट्रिक्स के मुख्य विकर्ण का यदि किसी विकर्ण मैट्रिक्स के मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव या सभी अवयव, प्रत्येक अवयव एक हो, बस एक होना चाहिए, सभी अवयव कैसा होना चाहिए, एक होना चाहिए हो, कोमा, ये क्या कहलाता है इकाई अवयव कहलाता है। अब देखिए इकाई अवयव को याद रखिएगा कि इसे आई एन से प्रदर्शित या लिखते हैं या सूचित करते हैं, प्रदर्शित या व्यक्त किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है, जहां पे n क्या है मैट्रिक्स की कोटि, जहां n मैट्रिक्स की कोटि है। यदि एक दूसरा परिभाषा आपको लिखना है तो लिख सकते हैं, अर्थात ए आई जे बराबर ए आई जे ऑर्डर नहीं लिख रहे हैं, क्या होना चाहिए वर्ग अवयव। तो एक इकाई मैट्रिक्स है, यदि इकाई मैट्रिक्स है, यदि देखिए ए आई जे बराबर, तो इकाई मैट्रिक्स कैसा हो विकर्ण मैट्रिक्स, और विकर्ण मैट्रिक्स में क्या होता है जब आई बराबर जे नहीं हो, आई बराबर नहीं जे, तो इस केस में क्या होना चाहिए सभी अवयव 0, ये हो गया विकर्ण मैट्रिक्स के लिए। अब देखिए इसका कंडीशन क्या है कि जब आई बराबर जे, यहाँ पे लिखा हो परिभाषा आप देखिए ध्यान से, यदि किसी विकर्ण मैट्रिक्स के मुख्य विकर्ण, तो यहाँ पे जब मुख्य विकर्ण की बात कर रहा है, इसका मतलब है कौन कौन, जहाँ पे आई बराबर जे हो, तो उसका मान कितना होना चाहिए, एक हो, तो उसको बोलते हैं क्या इकाई अवयव। तो इस तरह से आप दूसरा परिभाषा भी लिख सकते हैं। यदि एग्जाम्पल लेना हो तो देखिए समझ सकते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल इकाई अवयव का। जैसे मान लीजिए तो बताइए ये क्या है इकाई मैट्रिक्स है, बट कितने कोटि का,
तृतीय कोटि का, तो इसको शॉर्ट में बोलेंगे I3, I3 बोल देंगे। 2/2 का जैसे मान लीजिए इस तरह से हो सकता है, 101। तो ये क्या हो गया, 2/2 का इकाई मैट्रिक्स को बोलते हैं I2, शॉर्ट में क्या बोलेंगे, I2। तो यहाँ से दो क्वेश्चन MCQ के लिए होता है। देखिए यहाँ एक क्वेश्चन है कि क्या सभी इकाई आव्यूह अदिश आव्यूह होते हैं। यदि पूछे आपको ट्रू या फॉल्स, तो ये क्या होगा, ध्यान सुनिएगा, सभी इकाई आव्यूह अदिश आव्यूह होते हैं, तो ये क्या है, सत्य है। क्योंकि अदिश आव्यूह का कंडीशन क्या है, विकर्ण मुख्य विकर्ण के सभी अवयव क्या होना चाहिए, सेम। तो यहाँ सेम है, इसका मतलब ये क्या है, अदिश आव्यूह भी है। बट इसका रिवर्स दूसरा क्वेश्चन ये है कि सभी अदिश आव्यूह इकाई आव्यूह होते हैं, तो इसका आंसर है नहीं। क्यों, क्योंकि अदिश आव्यूह में मुख्य विकर्ण के सभी अवयव समान हो, कुछ भी हो जाए, बट इकाई में आपको एक रखना है, तो ये क्या है, गलत है। और ध्यान रखिएगा कि इकाई आव्यूह को हिंदी में एक और नाम से जानते हैं, तत्समक आव्यूह। ठीक है, बढ़ते हैं अगले टाइप की ओर, त्रिभुजाकार आव्यूह। इसको ध्यान समझिएगा, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो त्रिभुजाकार मैट्रिक्स भी क्या होगा, वर्ग आव्यूह में होगा। तो इसका परिभाषा आप इस तरह से लिख सकते हैं, एक वर्ग मैट्रिक्स या वर्ग मैट्रिक्स AIJ त्रिभुजाकार आव्यूह, एक त्रिभुजाकार आव्यूह कहलाता है यदि मुख्य विकर्ण, देखिए मुख्य विकर्ण कितना इंपॉर्टेंट है। तो मुख्य विकर्ण के ऊपर, याद रखिएगा, ऊपर अथवा नीचे, ऊपर अथवा नीचे का प्रत्येक अवयव शून्य हो कोमा। तो यहाँ पहले लिख चुके हैं, एक वर्ग मैट्रिक्स त्रिभुजाकार आव्यूह कहलाता है, इसलिए यहाँ पे दोबारा नहीं लिखेंगे। तो देखिए, तो यहाँ पे दो केस हैं कि जब ऊपर 0 हो तो उसको बोलते हैं, सॉरी ऊपर नहीं, ऊपर अथवा नीचे, यहाँ दो केस है। तो देखिए यहाँ दो प्रकार के, यहाँ पे त्रिभुजाकार आव्यूह दो टाइप के होते हैं। यहाँ पे लिखिए, यह दो प्रकार का होता है या होते हैं, का होता है। तो ऊपर और नीचे, तो पहला नाम है ऊपरी त्रिभुजाकार आव्यूह या मैट्रिक्स, ऊपरी त्रिभुजाकार आव्यूह। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं क्या, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, लिख सकते हैं आसान, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब देखिए, आपको परिभाषा तो लिखा ही देते हैं, बट याद करने का भी तरीका बताएंगे। वैसे इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं, आपको कंफ्यूज नहीं होना, आसानी से याद हो जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले ऊपरी त्रिभुजाकार आव्यूह, इसका मतलब, इसका यदि परिभाषा लिखी तो आप लिख सकते हैं, एक वर्ग आव्यूह AIJ ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स कहलाता है यदि ऊपरी त्रिभुजाकार आव्यूह कहलाता है यदि
कहलाता है यदि यदि ए आई जे बराबर जीरो, ए आई जे बराबर जीरो कब, जब आई ग्रेटर देन जे। ये हो गया आपको क्या, ऊपरी त्रिभुजाकार आव्यूह। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऊपरी त्रिभुजाकार आव्यूह में मुख्य विकर्ण के नीचे वाला अवयव क्या होना चाहिए, जीरो, क्योंकि मुख्य विकर्ण के नीचे वाला अवयव में क्या होता है, आई ग्रेटर देन जे होता है। यदि आपको हम समझाना चाहें तो यहाँ पे आप उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं। ऊपरी त्रिभुजाकार आव्यूह, देखिए यहाँ पे ध्यान से, जैसे मान लीजिए 3/3 का कोई आव्यूह है, A11, A12, A13, A22, A23, A33, सॉरी यहाँ होगा A23, A23। अब देखिए A31, यहाँ A21 होगा, A21, A22। अब ठीक है, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ये एक सामान्य मैट्रिक्स हो गया। यदि अब मान लीजिए यहाँ बोल रहा ऊपरी त्रिभुजाकार आव्यूह, इसका मतलब एक वर्ग आव्यूह ऊपरी त्रिभुजाकार आव्यूह कहलाता है यदि ए आई जे जीरो हो, कब, जब आई ग्रेटर देन जे हो। तो इसका मतलब देखिए, यदि इस आव्यूह में बात करें तो ये क्या हो गया आपको, मुख्य विकर्ण। तो मुख्य विकर्ण के, अब देखिए मुख्य विकर्ण के ऊपर वाला एलिमेंट में क्या होता है, आई लेस देन जे होता है। आपको दिख रहा है यहाँ देखिए, पहला क्या होता है, आई होता है, दूसरा क्या होता है, जे। तो देखिए एक छोटा है 2 से, एक छोटा है 3 से, 2 छोटा है 3 से, यानी मुख्य विकर्ण के ऊपर वाला भाग ये कौन सा है, आई लेस देन जे वाला, और मुख्य विकर्ण के नीचे वाला ये वाला भाग, ये सब ये क्या है, ये भाग हो गया आपको आई ग्रेटर देन जे। ये बात आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, तो कौन सा अवयव जीरो होना चाहिए ऊपरी त्रिभुजाकार आव्यूह में, तो ये सब अवयव A21, A32, A31 ये सब क्या हो, जीरो हो। तो ये हो जाएगा क्या, ऊपरी त्रिभुजाकार आव्यूह या मैट्रिक्स। देखिए यदि इसी को बनाना हो तो इस तरह से, ये भी अवयव जीरो, ये भी जीरो, और ये भी, तो ये कैसा है, ये हो गया आपको ऊपरी त्रिभुजाकार आव्यूह। तो बोलिए अब अगला पढ़ने वाले हैं निम्न त्रिभुजाकार आव्यूह। तो उसका परिभाषा क्या होगा, एक वर्ग आव्यूह ए आई जे निम्न त्रिभुजाकार आव्यूह कहलाता है यदि ए आई जे बराबर जीरो, कब, जब आई लेस देन जे हो। इसका मतलब ये हुआ कि मुख्य विकर्ण के अवयव के ऊपर वाला एलिमेंट जितने भी हैं सभी क्या होना चाहिए, जीरो। तो उसको बोलेंगे निम्न त्रिभुजाकार आव्यूह। तो लिख लेते हैं दूसरा टाइप त्रिभुजाकार मैट्रिक्स का, निम्न त्रिभुजाकार त्रिभुजाकार आव्यूह। इसको अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, देखिए लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो देखिए यदि इसका परिभाषा लिखना हो सर्वप्रथम, तो एक वर्ग आव्यूह, एक वर्ग आव्यूह ए आई जे निम्न निम्न त्रिभुजाकार त्रिभुजाकार आव्यूह आव्यूह कहलाता है यदि 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 ए आई जे बराबर जीरो एवं नहीं, जहां क्या कंडीशन होना चाहिए, ए आई जे जीरो, कब, जब आई लेस देन जे। ये कंडीशन दिया हुआ है, जितना भी आई और जे है, तो आई लेस देन जे वाला क्षेत्र में क्या होना चाहिए, अवयव सभी अवयव क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। ये हो गया आपको निम्न त्रिभुजाकार आव्यूह। यदि हम एग्जाम्पल की बात करें
तो यहाँ पे एक मैट्रिक्स ले रहे हैं, देखिए यहाँ पे जैसे मान लीजिए ये कोई अवयव है, 3/3 की बात कर रहे हैं, ऑर्डर कितना है 3/3। अब देखिए यहाँ पे A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। तो बोलिए मुख्य विकर्ण का अवयव कौन कौन है? मुख्य विकर्ण का अवयव आपको हो गया ये वाला, ये हो गया आपको मुख्य विकर्ण, पढ़ चुके अपने लोग। अब देखिए ये हो गया मुख्य विकर्ण। तो मुख्य विकर्ण के ऊपर वाला क्षेत्र कौन सा होता है? I लेस देन J या I ग्रेटर देन J? तो इसका आंसर है I लेस देन J। और ये मुख्य विकर्ण के नीचे वाला ये क्या होता है? ये होगा I लेस देन J, I लेस देन J। और ये क्षेत्र क्या होगा? I ग्रेटर देन J। तो कंडीशन क्या है? जब I लेस देन J हो तब 0 होना चाहिए। इसका मतलब यदि निम्न त्रिभुजाकार अवयव बनाना हो तो ऐसा होना चाहिए कुछ, यानी ये तीनों अवयव क्या होगा? 0 होगा। तो ये आपको क्या हो गया? निम्न त्रिभुजाकार अवयव। इसका मतलब इसको अंग्रेजी में बोलते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो ये हो गया आपको। अब देखिए आपको याद यदि नहीं रहता है तो आपको ऐसे याद रखना है, जैसे मान लीजिए इसके दो टाइप है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का। ऊपरी त्रिभुजाकार, तो नाम है, नाम में क्या लगा? ऊपरी। इसका मतलब ऊपर अवयव हो किसके सापेक्ष? मुख्य विकर्ण के सापेक्ष ऊपर वाला अवयव क्या होना चाहिए? नॉन जीरो। और मुख्य विकर्ण के नीचे वाला अवयव कैसा होना चाहिए? 0 हो सभी अवयव, तो उसको बोलेंगे ऊपरी त्रिभुजाकार अवयव। अगला है क्या है? निम्न त्रिभुजाकार अवयव। तो मुख्य विकर्ण के नीचे सभी अवयव क्या होना चाहिए? नॉन जीरो, मतलब 0 नहीं होना चाहिए। और उसके सभी ऊपर वाला अवयव सभी क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो ये हो गया आपको निम्न त्रिभुजाकार अवयव। तो आप इस तरह से भी याद रख सकते हैं। अब बात यहाँ एक क्वेश्चन मन में आना चाहिए विद्यार्थियों के मन में कि क्या त्रिभुजाकार अवयव में मुख्य विकर्ण के अवयव 0 हो सकते हैं या नहीं? तो इसका आंसर है हो सकता है, क्योंकि आप डेफिनेशन को देखिए कि त्रिभुजाकार अवयव, जैसे मान लीजिए निम्न की बात कर रहे हैं तो एक वर्ग अवयव निम्न त्रिभुजाकार अवयव कहलाता है यदि वो बस दो क्षेत्र की बात कर रहा है, एक आपको I लेस देन J और दूसरा I ग्रेटर देन J। तो I लेस देन J, इसका मतलब लेस का साइन लगा हुआ है ना, तो आपको देखिए लेस, तो L से लेस, L से लोअर, तो क्या होगा कंडीशन? याद रखिएगा निम्न त्रिभुजाकार अवयव। और I ग्रेटर देन J, इसका मतलब वो क्या होगा? ऊपरी त्रिभुजाकार अवयव। तो यहाँ पे ये भी 0, मुख्य विकर्ण के अवयव भी 0 हो सकते हैं किसमें? त्रिभुजाकार अवयव में। तो बट अब देखिए ऊपरी त्रिभुजाकार की बात कर रहे हैं तो ऊपर 0 होना चाहिए, ऊपर 0 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये सब अवयव 0 नहीं होना, इसके मुख्य विकर्ण के नीचे वाला ये तीनों अवयव, 3/3 का अवयव है तो ये क्या होना चाहिए? 0 हो गया। तो इसको बोलते हैं ऊपरी त्रिभुजाकार अवयव। तो यहाँ पे आप नोट में पॉइंट लिख लेंगे। नोट का पहला पॉइंट, तो देखिए यहाँ पहला पॉइंट आप लिख सकते हैं कि त्रिभुजाकार अवयव में, त्रिभुजाकार अवयव में शून्यों की न्यूनतम संख्या, मतलब कम से कम कितना शून्य होना चाहिए? शून्यों की न्यूनतम संख्या क्या होता है? n इंटू n-1/2 होती है। n इंटू n-1/2 होती है, जहां n क्या है? जहां n क्या है? मैट्रिक्स की कोटि है, अवयव की कोटि है, अवयव की कोटि
है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। वैसे जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे एमसीक्यू, तो वहाँ पे आपको ये सारा कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होगा, जो कि अगले लेक्चर में लोग करेंगे। बढ़ते हैं अगले टाइप की ओर। तो आप आशा है कि आप त्रिभुजाकार आव्यूह को आसानी से समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले टाइप की ओर, जो कि है समान आव्यूह। ये भी इंपॉर्टेंट है। इसको बोलते हैं इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेज, यानी समान आव्यूह। नाम से ही लग रहा है कि दो आव्यूह समान कब कहलाते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि दो समान आव्यूह होने के लिए पहला पॉइंट, उसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इसका मतलब आव्यूह की कोटि समान होनी चाहिए। उसके बाद दूसरा शर्त ये है कि कोटि तो सेम हो ही, उसके बाद दोनों आव्यूह के संगत अवयव भी समान होना चाहिए। यदि ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है, तो ये कहलाता है समान आव्यूह। तो इसको बोल सकते हैं इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेज। तो देखिए इसमें लिखना हो तो आप लिख सकते हैं कि यदि दो मैट्रिक्स ए और बी, दो मैट्रिक्स या आव्यूह ए और बी एक ही कोटि के हो। पहला पॉइंट क्या होना चाहिए, एक ही कोटि, सेम कोटि का हो। ठीक, एक ही कोटि के हो, एक ही कोटि के हो। और दूसरा क्या कंडीशन है, दूसरा, और उनके संगत अवयव बराबर हो। यदि ये दोनों कंडीशन फॉलो कर रहा है तो दोनों मैट्रिक्स क्या होगा, समान आव्यूह बराबर हो। तो कोमा, तो वे समान मैट्रिक्स कहलाते हैं, वे समान मैट्रिक्स कहलाते हैं। तो इसका यूज भी न्यूमेरिकल में है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा अच्छे। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं क्या, इक्वल मैट्रिक्स, या एक नया हेडिंग इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेज। तो दो आव्यूह तभी समान होंगे जब पहला पॉइंट, दोनों कोटि क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, और उनके संगत अवयव भी बराबर होने चाहिए। अब बढ़ते हैं अगला टाइप, जो कि इस टाइप में अंतिम टाइप होगा। देखिए 11, अव्युत्क्रमणीय आव्यूह। ये भी इंपॉर्टेंट है, जेमेंस बोर्ड लेवल सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए अव्युत्क्रमणीय नाम, इसको क्या बोलते हैं अंग्रेजी, नॉन इनवर्सिबल मैट्रिसेज। तो कि अ मतलब नहीं, व्युत्क्रम मतलब क्या, व्युत्क्रम नहीं हो, तो उसको बोलते हैं अव्युत्क्रमणीय आव्यूह। तो इसको आप लिख सकते हैं, कोई वर्ग मैट्रिक्स ए अव्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स या आव्यूह कहलाता है, आव्यूह कहलाता है यदि डिटर्मिनेंट ए बराबर 0, यानी जो आव्यूह है उसके सारणिक का मान, इसको क्या बोलते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, सारणिक ए। ये पढ़ेंगे अगले चैप्टर में अपने लोग। ये सारणिक ए का मान कैसा होना चाहिए, 0, तो उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अव्युत्क्रमणीय। अन्यथा क्या होता है, जब डिटर्मिनेंट ए का मान 0 नहीं होगा तो उसको बोलते हैं, तो उस केस में क्या होगा, व्युत्क्रम निकाल पाएंगे, इसलिए उसको बोलते हैं व्युत्क्रमणीय आव्यूह। तो अन्यथा जब ये कंडीशन फॉलो कर रहा है तो इसको बोलेंगे अव्युत्क्रमणीय, और जब नहीं कर रहा है, यानी कोई संख्या आ जाए तो उसको बोलेंगे व्युत्क्रमण। अन्यथा तो यहाँ लिख देंगे व्युत्क्रमणीय आव्यूह कहलाता है। तो देखिए इसको, इस पूरे बात का दूसरे भाषा में भी लिख सकते हैं। यहाँ देखिए इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी मैट्रिक्स का पता करना है कि वो व्युत्क्रमणीय है या अव्युत्क्रमणीय, तो सर्वप्रथम हमको दिए गए आव्यूह का क्या निकालना होगा,
डिटर्मिनेंट यानी सारणिक का मान, तभी हम पता लगा पाएंगे कि यह व्युत्क्रमणीय होगा या अव्युत्क्रमणीय। अंग्रेजी में बात करें तो नॉन इनवर्सिबल मैट्रिक्स और इनवर्सिबल मैट्रिक्स। इसका मतलब यहाँ देखिए, तो इसमें दो केस है। पहला, यदि डिटर्मिनेंट ए बराबर 0 हो गया तो इस केस में क्या होगा, इस केस में बोलेंगे इसको क्या, अव्युत्क्रमणीय। अव्युत्क्रमणीय इसको क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, नॉन इनवर्सिबल मैट्रिक्स। और एक और बोलते हैं इसको क्या, सिंगुलर, जो कि इंपॉर्टेंट है। जब डिटर्मिनेंट ए का मान 0 हो तो इसको बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। ये भी याद रखिएगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या होगा, यदि डिटर्मिनेंट ए का मान नॉन जीरो मतलब 0 नहीं हो तो इस केस में बोलते हैं इसको व्युत्क्रमणीय। अंग्रेजी का क्या होता है, इनवर्सिबल मैट्रिक्स। और दूसरा वर्ड याद रखिएगा, नॉन सिंगुलर। जब डिटर्मिनेंट का मान 0 नहीं होगा तो उसको बोलेंगे नॉन सिंगुलर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब हम व्युत्क्रम पढ़ेंगे आव्यूह का तो वहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। तो वहाँ पे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। और जब हम सारणिक पढ़ लेंगे तो आसानी से हम सारणिक का मान, किसी भी वर्ग आव्यूह का सारणिक का मान हम निकाल सकते हैं। उसे यहाँ पे यदि समझना हो तो आप इस तरह, जैसे मान लीजिए, कोई दिया हुआ है e बराबर 2 3 4 5, इसका हमको सारणिक का मान निकालना, यहाँ 5 है, ठीक है। इसका यदि सारणिक का मान निकालना है तो डायगोनल एलिमेंट को गुना करना है, 2 गुना 5 माइनस इन दोनों एलिमेंट का गुना 3 गुना 4, ठीक है, बराबर कितना होगा 10 माइनस 12। इसका मतलब सारणिक का मान कितना आया, -2। तो ये क्या हुआ, 0 नहीं हुआ। इसका मतलब ये आव्यूह कैसा है, व्युत्क्रमणीय है। यदि आपको ये अभी समझ में नहीं आ रहा होगा कि सारणिक का मान कैसे निकालते हैं, तो जब हम सारणिक चैप्टर पढ़ेंगे वहां पे आसानी से समझेंगे। तो अभी के लिए इतना ही याद रखिए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा है कि आपको आव्यूह के प्रकार समझ में आया होगा। और अगले लेक्चर में हम इस आव्यूह के प्रकार पर आधारित MCQ लेकर के आएंगे, जिसको सॉल्व करेंगे और इस थियोरेटिकल नॉलेज को यूज करेंगे। तो यदि आपको समझ में ना आए तो वीडियो को पुनः दोबारा देखें, आसानी से समझ में आएगा। और हाँ दोस्तों, यदि इस वीडियो से संबंधित आपको कोई भी डाउट हो तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में अपना डाउट लिख सकते हैं। और हाँ दोस्तों, यदि यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ अपने दोस्तों में शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन की घंटी को दबाना न भूलें, क्योंकि जब हम नया वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।